हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े लास्ट सेशन में हमने फिनिश करा था टिल अप टू 1.7 तक। अब स्टार्ट करेंगे 1.8 से, और 1.8 में वो कहता है अ लिमिटेड कंपनी परचेस्ड 5000 इक्विटी शेयर्स। फेस वैल्यू 100 रुपये की है। एलियंस लिमिटेड में हमने इन्वेस्टमेंट करी है, और इन्वेस्टमेंट हमने 1/4/2014 को करी है। ध्यान ये रखना है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 1/4/2014 को करी है, 1/4/2014 को। इज इट क्लियर टू यू? और हमने 5000 शेयर्स खरीदे हैं, जैसा कि आपने देखा। हालांकि शेयर 100 रुपये के हैं, लेकिन हमने इनको जो खरीदा है वो 105 रुपये के हिसाब से खरीदा है। क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं द शेयर्स वेर कोटेड कम डिविडेंड। द शेयर्स वेर कोटेड कम डिविडेंड का वैसे तो मतलब ये हो गया कि जिस पार्टी से हमने ये शेयर्स खरीदे होंगे, जिस पार्टी से ये शेयर खरीदे होंगे, करेक्ट। आपको याद है लास्ट सेशन में भी मैंने आपको ये बताया था कि हमने 5000 शेयर किसी पार्टी से खरीदे थे। इसी तरह ये 5000 शेयर भी हमने 1/4/2014 को खरीदे हैं, किसी पार्टी से खरीदे होंगे। और वो पार्टी भी जानती है कि इन शेयर पे जो डिविडेंड है, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो अब इस पार्टी को नहीं मिलेगा, बिकॉज इस पार्टी ने ये जो शेयर्स हैं वो हमें बेच दिए या इन्वेस्टर को बेच दिए। हम इन्वेस्टर हैं, हमने इस पार्टी से ये शेयर्स खरीद लिए हैं, तो इनके हिस्से का डिविडेंड हमें मिलेगा। और यही वजह है कि वो पार्टी जो है थोड़ा सा प्राइस हमसे ज़्यादा डिमांड कर रही है। जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा शेयर्स वेर कोटेड कम डिविडेंड, तो इसका मतलब है जिस पार्टी से हमने ये शेयर्स एक्वायर करे हैं उस पार्टी ने हमसे जो एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करा है वो इसलिए चार्ज करा क्योंकि वो पार्टी जानती है कि उनके हिस्से का डिविडेंड अब हमें मिलेगा। इज इट क्लियर टू यू? नंबर 1, मैंने ये भी बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 ये भी कहता है कि जब शेयर्स खरीदने के लिए हमने एक्स्ट्रा प्राइस इसलिए पे करा क्योंकि सामने वाली पार्टी ने हमसे एक तरीके से एक्स्ट्रा पेमेंट डिविडेंड की वजह से मांगी, करेक्ट। तो ऐसे केस में इस डिविडेंड को, इन शेयर्स में जो डिविडेंड मिलेगा उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। और वैसे भी क्वेश्चन की अगली लाइन में उसने क्लियर कर ही दिया है कि 15 मई 2014 को एलियंस लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर तो करा और पे करा 2% के हिसाब से फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014। जो डिविडेंड डिक्लेयर करा गया है वो लास्ट ईयर के लिए करा गया है, 31/3/2014 के लिए। हालांकि ये डिविडेंड जो डिक्लेयर करा गया है वो 15 मई को करा गया है, 15 मई 2014 को ये डिविडेंड डिक्लेयर करा गया है, करेक्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिविडेंड लास्ट ईयर के लिए यानी कि फॉर द ईयर एंडेड 31/3/14 के लिए डिक्लेयर करा गया है। लॉजिकली तो इसका मतलब हमें डिविडेंड मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जब कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए डिविडेंड पे करती है, जैसे 31/3/2014 के लिए कंपनी ने डिविडेंड पे करा, तो कंपनी इस दिन देखेगी कि शेयर रजिस्टर में टोटल कितने शेयर होल्डर्स हैं और उनको ये डिविडेंड दिया जाएगा। तो टेक्निकली हमारा नाम इस शेयर रजिस्टर में नहीं होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि हमने ये शेयर्स एक्वायर करे 1/4/2014 को। लेकिन समझना ये है कि हमने ये शेयर इस पार्टी से एक्वायर करे हैं और इस पार्टी के पास ये शेयर पहले से ही है, तो इसका मतलब इस पार्टी का नाम जरूर शेयर रजिस्टर में होगा। और जब हमने इस पार्टी से ये शेयर खरीदे तो इस पार्टी का नाम, अब इस पार्टी की जगह अब हमारा नाम वहां पर आ जाएगा। और यही वजह है कि जो डिविडेंड इस पार्टी को मिलना चाहिए था वो डिविडेंड अब हमें मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अब इस डिविडेंड को आप कैपिटलाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? आगे उसने लिखा कि ऑन 30th June 2014 एलियंस लिमिटेड इश्यूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:14। अब उसने ये भी बताया कि 30 जून 2014 को, तो 30 जून 2014 को एक बोनस इशू भी करा गया है। क्वेश्चन में ये भी तुम्हें दे दिया है, और बोनस इशू जो करा गया है वो 1:5 के रेशियो में करा गया है। फिर इस क्वेश्चन में वही कहानी एक बार फिर से आ गई कि 1/10/2014 को एलियंस लिमिटेड ने राइट्स इशू भी इशू करे इन दी रेशियो 1:12 के हिसाब से। तो राइट्स इशू जो इशू करे गए हैं 1/10/2014 को करे गए हैं, 1:12 के हिसाब से करे गए हैं। और अगर आप इनको खरीदेंगे तो आपको 45 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आप राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि जो इन्वेस्टर है ए लिमिटेड, उसने हाफ ऑफ द राइट्स इशू जो है वो एक्सरसाइज करे और बैलेंस उन्होंने 5 रुपये पर राइट इंटाइटलमेंट के हिसाब से बेच दिए। अब आपको इस लाइन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितने भी राइट्स शेयर हमें मिलेंगे या हमारा जितने भी राइट्स पर अधिकार होगा उसमें से आधे तो हमने सब्सक्राइब कर लिए
और आधे हमने क्या बोलते हैं बेच दिए एट द रेट ऑफ 5 के हिसाब से। आगे उसने लिखा है, अब इसमें एक नई लाइन ये है कि द कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1% ऑन 30th of 11 2014। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 30th 11 2014 को 30th 11 2014 को एक इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर करा गया है। इंटरिम डिविडेंड, लॉजिकली जब इंटरिम डिविडेंड कोई कंपनी पे करती है तो समझ में ये आना चाहिए कि जितने भी शेयर्स उस दिन इन्वेस्टर के पास हैं, जितने भी शेयर इन्वेस्टर के पास हैं उस दिन, जितने भी शेयर हैं उन सब पे आपको इंटरिम डिविडेंड मिलना चाहिए लॉजिकली। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने आगे लिखा है कि राइट शेयर्स वेर नॉट इंटाइटल्ड टू द डिविडेंड। तो यही वजह है कि जब मैं इन्वेस्टर का इंटरिम डिविडेंड कंप्यूट करूंगा, इंटरिम डिविडेंड हमेशा रेवेन्यू नेचर की इनकम मानी जाएगी, पहले तो ये ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर टू यू? नंबर 2, मैंने कहा वैसे तो इंटरिम डिविडेंड टोटल नंबर ऑफ शेयर जितने भी हैं इस दिन इन्वेस्टर के पास उस पे इंटरिम डिविडेंड मिलना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि राइट शेयर डिविडेंड के लिए इंटाइटल नहीं है, तो आप राइट शेयर पे डिविडेंड पे नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है द कंपनी सोल्ड 3000 शेयर्स ऑन 31st of 12। अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि 31st 12 2014 को कंपनी ने जो है 3000 शेयर बेच दिए हैं और 95 के हिसाब से बेचे। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कंपनी इनकर्ड 2% ब्रोकरेज वाइल बाइंग एंड सेलिंग द शेयर। तो जब भी कंपनी शेयर्स को बाई करती है या सेल करती है हमें 2% का ब्रोकरेज भी देना पड़ता है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़े से इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, याद रखें कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले मैं ये चीज़ भी आपको क्लियर कर दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 1.8 को देखें तो 1.8 से मैंने शुरुआत करी। 1.8, तो 1.8 की कहानी क्या है इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 1.8, अब 1.8 में पहले तो आप अकाउंट्स जो हैं इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर में उसकी फॉर्मेशन को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने लिखा बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, और बुक्स ऑफ ए लिमिटेड के अंदर बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। अब बुक्स ऑफ ए लिमिटेड में आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स इन, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, क्या नाम है उस कंपनी का, एलियंस लिमिटेड। तो एलियंस लिमिटेड में आपने जो है इन्वेस्टमेंट करी है, एलियंस लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स आपने खरीदे हैं। अब इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं आपने तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करेंगे, और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ कोर्स बनाना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया तो एक कॉलम में हमने डेट, फिर डिटेल्स के अलावा फिर हमने नॉमिनल वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू के अलावा हमने अमाउंट लिखा। अमाउंट का मतलब एक तरीके से कॉस्ट के लिए ही यूज़ करा जाता है। इज इट क्लियर टू यू? जो अमाउंट का कॉलम है। उसके अलावा फिर मैंने यही कॉलम अपनी डेबिट साइड में भी बनाए, डेट का कॉलम, डिटेल्स का कॉलम, नॉमिनल वैल्यू और उसके अलावा अमाउंट का कॉलम। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले तो ये दिया है कि 1/4/2014 को इन्वेस्टर ने, ए लिमिटेड ने 5000 शेयर खरीदे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखोगे टू बैंक, और आपने 5000 शेयर खरीदे, करेक्ट। जब 5000 शेयर खरीदे तो उनकी नॉमिनल वैल्यू आप लिखोगे 5000 इंटू, क्वेश्चन में लिखा था कि शेयर जो है 100 रुपये का है, तो डेट इज़ इक्वल टू 5 लाख। तो 5 लाख का अमाउंट आपने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इनको खरीदने के लिए आपने जो अमाउंट पे करा है वो 105 के हिसाब से आपने इनको खरीदा है। तो 5000 इंटू 105 जब मैं करूँगा तो मेरे ख्याल से ये 5,25,000 हो जाएगा। इजंट इट और नॉट? इतना ही आएगा ना। तो 5,25,000 मैंने लिख दिया 105 के हिसाब से। एक बार चेक कर लूँ मैं, कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है। तो 5000 इंटू 105 डेट इज इक्वल टू 5,25,000। वेट, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ और थी जो मैंने उस वक्त 5,25,000 मैंने लिखा तो है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, वो कह रहा है कि जब भी ये कंपनी शेयर्स खरीदती है तो 5000 इंटू 105 5,25,000 तो होता है,
लेकिन क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि हम ब्रोकरेज भी पे करते हैं 2% के हिसाब से, तो ब्रोकरेज भी हमें पे करना पड़ेगा। आपको मालूम है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको एट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो 2% का ब्रोकरेज कितना आ जाएगा, पहले तो 5,25,000 का 2% दैट इज इक्वल टू 10,500। तो 10,500 ऐड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 5,35,500। तो इसका मतलब मैं इन्वेस्टमेंट को जब रिकॉर्ड करूंगा तो 5,000 प्लस इंटू 105 मैंने यहीं पर प्लस 2% कर दिया, आप समझ जाना। तो ये 5,35,200 इतना आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? 5,35,500, 5,35,500, 5,35,500। क्योंकि उसने लिखा है, बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा है कि हम ब्रोकरेज जब परचेज करते हैं तब भी पे करते हैं और सेल करते हैं तब भी पे करते हैं। क्वेश्चन में आगे फिर इस क्वेश्चन की कहानी ये थी कि 1/4/2014 के बाद वो कह रहा था कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा था 15/5 को, तो 15 मई 2014 को, हालांकि ये डेट तो करंट ईयर में है, लेकिन वो कह रहा है कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो लास्ट ईयर के लिए दिया है। बावजूद इसके कि ये शेयर्स हमारे पास इस साल हमने खरीदे हैं, लेकिन फिर भी इन शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिलेगा। इजंट इट और नॉट? इन शेयर्स पे फिर भी हमें डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड कितना मिलेगा, लेट्स हैव ए लुक ओवर हियर। तो 15/5/2014 को मैं सबसे पहले तो क्या लिखूंगा, बाई बैंक लिखूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो मैंने यहाँ पर बाई बैंक लिखा। अब डिविडेंड हम कंप्यूट करेंगे और मैंने अभी बताया कि इन शेयर्स पे जो मुझे डिविडेंड मिलेगा उसको मैंने पूरा कैपिटल इनकम मानना है, क्योंकि अब की बार उसने लिखा है कि ये जो शेयर हमने खरीदे हैं ये कोटेड डिविडेंड खरीदे हैं। तो अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, ये जो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा ये अमाउंट के कॉलम में तुमने लिखना है। देखो डिविडेंड कैसे कंप्यूट करेंगे, डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कंप्यूट होता है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। 5,000 तुम्हारे शेयर हैं और एक शेयर 100 रुपीज़ का है, ये भूलना नहीं है, और कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो 2% के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है। तो 5 लाख का 2% आपका हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 10,000। तो 10,000 रुपीज़ का आपको जो डिविडेंड मिलेगा उसको आपने कॉस्ट के कॉलम में क्यों लिखा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये डिविडेंड है जो आपको मिला है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? इसको आपने कैपिटल इनकम के रूप में ट्रीट करा है। कैपिटल इनकम के रूप में ट्रीट करने का मतलब है कि इन शेयर्स को खरीदने के लिए आपने जो कॉस्ट दी है उस कॉस्ट को आप थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं, या इस डिविडेंड का आप यूज कर रहे हैं अपनी कॉस्ट के अगेंस्ट। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद क्वेश्चन में फिर आगे उसने लिखा था कि 30 जून को कंपनी ने बोनस इशू करा है। 30 जून 2014 को बोनस इशू। तो बोनस शेयर्स के लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता, हमें कुछ बोनस शेयर्स मिलेंगे इस दिन। अब बोनस शेयर्स हमें कितने मिलेंगे, इसके लिए तुम्हें पहले कुछ कैलकुलेशंस अपनी करनी पड़ेंगी। तुम्हारे पास कितने शेयर है, बोनस रेशियो कितना है, ये तुम्हें पहले देखना पड़ेगा और उसके बाद ही तुम्हें पता लगेगा। इजंट इट और नॉट? तो ध्यान ये देना है इस केस में, बोनस शेयर्स। तो जब कोई कंपनी बोनस इशू करेगी उस दिन आपके पास कितने शेयर हैं, पहले तो आप ये देखो, नंबर ऑफ शेयर्स। आपके पास जो शेयर्स हैं वो 5,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 5,000 शेयर्स हैं। बोनस रेशियो कितने का है, फिर आप उसको नोट करो। बोनस रेशियो 1:5 का है, यानी कि हर 5 को एक शेयर फ्री में दिया जा रहा है। तो आपको कितने शेयर मिलेंगे, बोनस शेयर्स? आपके पास 5,000 शेयर हैं और हर 5 को एक शेयर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब आपको 1,000 शेयर बोनस के रूप में मिलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब 1,000 शेयर आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे 1,000 × 100, ये तो नॉमिनल वैल्यू है। तो 1,000 शेयर आपको मिल गए, 1 लाख, और जाहिर है कि इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ा। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था वो ये कि कंपनी ने एक राइट्स इशू भी करा है, और राइट्स इशू जो कंपनी ने करा है वो 110 को करा है।
तो 1/10/2014 को राइट्स इशू की एंट्री अब आपको करनी पड़ेगी। राइट्स इशू की जब मैं एंट्री करूंगा, क्योंकि हमने अब की बार कुछ राइट्स एक्सरसाइज करे हैं, यानी कि कुछ शेयर्स खरीदे, तो पहले तो आप कहीं कैलकुलेशन कर करके देख लो कि आपको कितने राइट शेयर मिलेंगे। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी ने का राइट्स का रेशियो क्या है। तो ये देखने के लिए पहले तो आप यहां पर लिखें राइट शेयर। अब जहां तक राइट्स का सवाल है, जिस दिन राइट्स इशू करा जा रहा है उस दिन इन्वेस्टर के पास कितने शेयर हैं, पहले तो आप ये देखो। इन्वेस्टर के पास आपने देखा कि 5,000 शेयर तो शुरुआत में थे, जो कि उसने फर्स्ट डे को खरीदे थे अकाउंटिंग ईयर की। फिर अभी अभी हमें बोनस शेयर मिले, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 6,000 शेयर्स हैं। अब ये देखो कि कंपनी ने जो राइट्स दिए हैं वो किस रेशियो में दिए हैं। इसको हम राइट्स रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट्स रेशियो। क्वेश्चन में जो राइट्स रेशियो हमें दिया हुआ है वो 1/12 दिया है। इसका मतलब अगर आपके पास 12 शेयर हैं तो आपको एक शेयर खरीदने का राइट है। इज इट क्लियर टू यू? तो आपके कितने राइट्स बनते हैं? आपके कितने राइट्स बनते हैं? बिकॉज आपके पास 6,000 शेयर हैं और हर 12 को एक राइट इशू का अधिकार है। तो अगर मैं ये करता हूं तो ऐसा करके 500 आ गया। इसका मतलब कंपनी जो भी ये फ्रेश इशू कर रही है उसमें से 500 शेयर्स को खरीदने का राइट मेरे पास है। इज इट क्लियर टू यू? अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 500 का राइट तो आपके पास है। अब आपने क्या करा, 500 में से हाफ अमाउंट यानी कि 1/2 तो आपने एक्सरसाइज कर लिया। इसका मतलब है कि आपने 250 शेयर जो है परचेज कर लिए, राइट्स एक्सरसाइज्ड, यानी कि 250 शेयर्स आपने खरीद दिए। और बिकॉज राइट्स खरीदने के लिए आपको 45 रुपीज़ पर शेयर देने पड़ेंगे, तो इतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। डेट इज इक्वल टू 11,250। और जैसा कि मैं शुरुआत से बताते चला आ रहा हूँ कि इन्वेस्टर के पास ये अधिकार भी होता है कि वो राइट्स को एक्सरसाइज ना करे और किसी और को ट्रांसफ़र कर दे। तो 1/2 उसने राइट रिनाउंस कर दिए या ट्रांसफ़र कर दिए या सेल कर दिए, एक ही बात है। तो उसने कुछ राइट सेल कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, कुछ भी लिख सकते हो। जिस आदमी को ट्रांसफ़र करे उससे इसने क्या करा, 5 रुपये पर शेयर मांगे या 5 रुपये पर राइट मांगे। तो 250 राइट जो हैं उसने ट्रांसफ़र करे, और जिसको ट्रांसफ़र करे उससे हमने 5 रुपये पर राइट मांगा। ये हमारी इनकम है और इस इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? अब जहाँ तक राइट्स का ट्रीटमेंट का सवाल है, तो अब आप क्या करेंगे, पहले तो आपने 250 शेयर खरीदे, और ये शेयर खरीदने के लिए आप पहले तो ये शेयर 100 रुपीज़, नॉमिनल वैल्यू तो 100 ही लिखनी पड़ेगी। नॉमिनल वैल्यू मैंने 100 लिखी, तो 250 शेयर, नॉमिनल वैल्यू 100, तो इसका मतलब ये है 25,000, तो यहाँ पर मुझे लिखना ही पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू। और 250 शेयर्स खरीदने के लिए मैंने पैसा दिया एट द रेट ऑफ 45 के हिसाब से, तो 250 इंटू 45 डेट इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11,250। तो 11,250 इसका मतलब हमने अमाउंट पे करा है। इज इट क्लियर टू यू? और जैसा कि मैंने बताया, राइट्स को बेच करके जो इनकम हुई है वो मैं अपने P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दूंगा, वो मैं बाद में बना लूँगा, बनाना वो ज़रूरी भी नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक की कहानी तो कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। लेकिन अब उसने एक चीज़ और कही। उसने कहा था 31/12 को, 31/12, अच्छा उससे पहले इंटरिम डिविडेंड का भी मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में केस था। इंटरिम डिविडेंड का भी कुछ केस था और मैं भूल गया वो कितना था। तो उसके लिए क्वेश्चन की एक शीट मुझे अपने पास रखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन की शीट में, ये मेरे पास क्वेश्चन की शीट है, और लास्ट बट वन पॉइंट में उसने लिखा है राइट शेयर वे नॉट इंटाइटल टू डिविडेंड, कंपनी सोल्ड 3,000 शेयर। इसमें कहीं इंटरिम डिविडेंड के बारे में भी बातचीत थी कि इसमें लिखा नहीं है। हाँ, इसके बाद इसने लिखा है द कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड। राइट्स के बाद ही ये लिखा है, कंपनी ने एक इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा एट द रेट ऑफ 1% ऑन 30th और 11/2014। हालांकि इंटरिम डिविडेंड के बारे में मैंने तुम्हें डिटेल में बताया
लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा डिटेल में आपको और पता लग जाए। तो इंटरिम डिविडेंड के बारे में आपको क्या पता लगना चाहिए अच्छी तरह से, देखिए जी इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड की कहानी भी आप अच्छी तरह समझ ही लो। हालांकि मैंने काफ़ी पहले आपको जब क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था तभी मैंने आपको बताने की कोशिश भी करी थी। इंटरिम डिविडेंड इस क्वेश्चन में क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1/4/2014 को आपने शेयर्स खरीदे थे 5000 शेयर। इसका मतलब करंट ईयर जो चल रहा है वो 1/4/2014 से लेकर के 31/3/2015 तक का पीरियड है। एक तो ये पॉइंट है क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ था, मैं एक सेकंड के लिए, स्केल कहाँ चला गया है, चलो स्केल तो नहीं मिल रहा, मैं पेन से यूज कर लेता हूँ। तो उसने क्वेश्चन में लिखा था कि 30/11 को, ये लीजिए जी, 30 नवंबर 2014 को कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया है। क्वेश्चन में ये लिखा था इंटरिम डिविडेंड जो दिया गया है वो एट द रेट ऑफ 1% के हिसाब से कंपनी ने पे करा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रूल क्या है इंटरिम डिविडेंड का। रूल तो ये है कि जिस दिन इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है उस दिन मेरे पास जितने शेयर हैं उस पे इन्वेस्टर को लॉजिकली इंटरिम डिविडेंड मिलना चाहिए। इंटरिम डिविडेंड should be computed. रूल तो ये है कि इंटरिम डिविडेंड should be computed on total number of shares. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब है कि जो शुरुआत में है और बीच में अगर मुझे कोई बोनस या राइट शेयर मिले हैं, मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग बोनस एंड राइट्स, यानी कि जब इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर करा उस दिन मेरे हाथ में जितने भी शेयर हैं, लॉजिकली इंटरिम डिविडेंड उस पे मिलना चाहिए ऑन द डेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। मैं ये भी लिख देता हूं। तो जिस दिन कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया उस दिन मेरे हाथ में, इन्वेस्टर के हाथ में जितने भी शेयर हैं, लॉजिकली इंटरिम डिविडेंड उस पे मिलना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में जो इंटरिम डिविडेंड है वो राइट शेयर पे नहीं देने के लिए कहा गया है। वैसे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 5000 शेयर तो पहले से ही थे, बोनस के मेरे को 1000 शेयर मिले और उसके अलावा मैंने राइट शेयर भी 250 के खरीदे। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने लिखा है कि राइट शेयर आर नॉट इंटाइटल्ड टू डिविडेंड। तो इसलिए जो इंटरिम, मैं यहां लिख भी देता हूं, गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन नो इंटरिम डिविडेंड ऑन राइट्स इश्यू, नो इंटरिम डिविडेंड ऑन राइट्स इश्यू। तो राइट शेयर पे कोई भी डिविडेंड नहीं, इंटाइटलमेंट है। तो यही वजह है कि जो इंटरिम डिविडेंड उसको मिलेगा 6000 शेयर पे मिलेगा और इनटू 100 डिविडेंड चाहे किसी भी तरीके का हो, इंटरिम हो, फाइनल हो, वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कंप्यूट होता है और 1% के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड मिलेगा। अब 1% के हिसाब से मिलेगा तो 6000 का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन मैंने बताया जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो हमेशा रेवेन्यू नेचर की इनकम होगा और इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ले जाया जाएगा। या इसका मतलब ये भी हो गया कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसके अंदर तो इंटरिम डिविडेंड नहीं आएगा। बाद में जब मैं पीएनएल बनाऊंगा तो पीएनएल में आप इंटरिम डिविडेंड को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? तो ये इस क्वेश्चन में था। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन की शीट मेरे इधर रख दी है। लास्ट लाइन में उसने लिखा है, लास्ट से एक लाइन पहले, द कंपनी सोल्ड 3000 शेयर ऑन 31/12/2014 एट द रेट ऑफ 95। अब वो कह रहा है कि कंपनी ने 31/12/2014 को 3000 शेयर बेचे। तो जब कंपनी 3000 शेयर बेचेगी, पहले तो अकाउंट में हम आ गए अपने। अब इंटरिम डिविडेंड का मैंने कहा अकाउंट में तो कुछ नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में। हालांकि बाद में जब मैं पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें मैं लिख दूंगा क्रेडिट साइड में बाय बैंक इंटरिम डिविडेंड।
तो 31/12/2014 को अब मैंने 3000 शेयर बेचे। जब मैं 3000 शेयर बेचूंगा, एक तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं उसमें से 3000 शेयर बाहर चले जाएंगे, तो 3000 इंटू 100, तो 3 लाख की नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर तो बाहर जाएंगे, इसलिए मैं क्रेडिट में 3 लाख लिखूंगा। अब मैं जितने पर भी बेचूंगा मुझे कुछ अमाउंट मिलेगा। अब मैंने कितने पे बेचा है ये देखने के लिए एक बार फिर से मैंने वर्किंग का सहारा लिया। तो अब मैंने कितने पे बेचा है, तो ये देखने के लिए तुम्हें फिर से देखना पड़ेगा कि जो तुमने 3000 शेयर खरीदे उसको किस रेट से बेचे। और याद ये रखना कि आप ब्रोकरेज भी पे कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट लाइन में क्वेश्चन की लिखा हुआ है। तो सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स। अब जहां तक सेल ऑफ शेयर्स का सवाल है, तो हमने 3000 शेयर बेचे और 95 के हिसाब से बेचे, तो 3000 इंटू 95 कितना हो जाएगा, 2,85,000 हो जाएगा। अब उसने कहा कि जब हम बेचते हैं तब भी ब्रोकरेज देते हैं, तो अब की बार ब्रोकरेज में माइनस करूंगा क्योंकि वो मेरी सेल अमाउंट को कम कर देगा। तो ब्रोकरेज मैंने माइनस करा, तो ब्रोकरेज जब मैं माइनस करूंगा एट द रेट ऑफ 2% के हिसाब से, एट द रेट ऑफ 2%, तो डेट विल बी इक्वल टू 5,700। तो 5,700 माइनस करने के बाद 2,79,300, इसका मतलब मुझे नेट अमाउंट मिला। अब मुझे ये देखना है कि जो शेयर्स मैंने बेचे उसकी कॉस्ट कितनी है, लेस कॉस्ट ऑफ 3,000 शेयर्स सोल्ड। जो ये 3000 शेयर्स मैंने बेचे, कॉस्ट ऑफ 3,000 शेयर्स सोल्ड, तो इनकी कॉस्ट कितनी है ये देखने के लिए मुझे क्या देखना होगा। देखो मेरे पास 5,000 शेयर्स शुरुआत में थे और उनकी कॉस्ट हमने कितनी लिखी थी, 5,35,500 लिखी थी शायद, इज़न्ट इट। उसके बाद फिर हमने बोनस शेयर खरीदे थे, 1,000 बोनस शेयर हमारे पास आए थे, उनको खरीदने की तो कोई कॉस्ट होती नहीं है। उसके बाद हमने राइट शेयर 250 के सब्सक्राइब करे थे और उसके लिए हमने 11,250 रुपीज़ दिए थे। इसका मतलब अभी तक की पोजीशन ये है कि जो मेरे पास 6,250 शेयर्स हैं उनकी जो कॉस्ट आ रही है 5,46,750 की आ रही है। ये कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। अब क्या हुआ, क्रेडिट साइड में सेल से पहले हमारे पास डिविडेंड भी आया था और डिविडेंड हमने कैपिटलाइज करा था। जो 5,000 शेयर पे हमें डिविडेंड मिला था उसको हमने कॉस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट करा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो 6,250 शेयर्स तुम्हारे पास हैं, बेसिकली उनकी कॉस्ट जो है वो 5,36,750 है। जो तुम्हारे पास 6,250 शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट जो है वो इतनी है। अब तुमने जो 3,000 शेयर बेचे उनकी कॉस्ट कितनी आएगी ये अब तुम पता कर सकते हो। तो डेट इज इक्वल टू 3,000 इंटू 5,36,750, 5,36,750 डिवाइडेड बाई 6250। हाँ जी, कैलकुलेट करके जरा देखे कौन फटाफट बताता है कॉस्ट कितनी आ रही है। 257,640। चलो जी, यह आंसर आया है 257,640। तो जो 3,000 शेयर हमने बेचे उनकी कॉस्ट इतनी है और उनकी सेलिंग प्राइस इतनी है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट तुम माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 21,660 का। तो अब तुम्हें यह भी पता लग गया कि नेट अमाउंट सेल का कितना है और उसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट कितना है। इज इट क्लियर टू यू? तो अब ये चीज़ तुम अपने अकाउंट में लिख दोगे। तो अमाउंट के कॉलम में पहले तो जो नेट सेलिंग प्राइस है उसको आपने लिखा 2,79,300 और मैंने कहा कि अब बिकॉज ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉलम कॉस्ट का होता है तो इसके अंदर जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो हमें हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए मैं ऑपोजिट साइड में आऊँगा
और डेट पहले तो मैं लिखूंगा 31/12/2014, 31/12/2014, और यहाँ पर हम लिख देंगे PNL, करेक्ट। और जो भी हमारा प्रॉफिट निकला था 21,660। तो इस तरीके से इसको करा जाएगा। अब तुम इसको बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस तो तुम्हें खुद कर लेना चाहिए। खैर, अब जब बैलेंस करेंगे तो एक तो नॉमिनल वैल्यू का कॉलम है और एक कॉस्ट का कॉलम है। ईयर के एंड में हमने बैलेंस करना है, तो 31 को जब मैं बैलेंस करूंगा 31/3/2015 को, तो बैलेंस कैरी डाउन जो आपका नॉमिनल वैल्यू का आएगा 3,25,000 का आ जाएगा। इसका मतलब 3,25,000 की नॉमिनल वैल्यू के शेयर तुम्हारे पास अभी भी हैं। इसको अगर तुम डिवाइड कर दो 100 से तो तुम्हें यह भी पता लग जाएगा कि तुम्हारे पास टोटल कितने शेयर हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब इसी तरह से जब तुम कॉस्ट को बैलेंस करोगे तो तुम्हारा कॉस्ट का आंसर आएगा 279,070, जो ये बता रहा है कि जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर हैं, तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर बच गए 3250। तो 3250 जो शेयर्स बचे हुए हैं, देखो ये नॉमिनल वैल्यू है, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो ये 3250 शेयर्स हो गए ना, 100 रुपये वाले। तो इसका मतलब ये जो शेयर बचे हैं इनकी कॉस्ट जो है वो इतनी है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करना है? तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और मैं तुम्हें थोड़ा सा PNL भी बना करके, जहां मैंने इतना डिस्कशन इस क्वेश्चन में करा है, तो मैं PNL भी बना करके आपको हल्का सा बता दूं। तो अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसमें बनाया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तो आप लिखेंगे बाय बैंक, जो इंटरिम डिविडेंड आपको मिला है। इंटरिम डिविडेंड मैंने कहा पूरा का पूरा रेवेन्यू नेचर की इनकम माना जाता है, तो 6,000 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड एक तो आएगा। उसके अलावा जो राइट शेयर पे बेच करके आपको प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट भी आपको यहीं पर लिखना है। आपने 250 राइट्स बेचे थे, और हर एक राइट को आपने 5 रुपये के हिसाब से बेचा था, 1250। और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आपने 2 PNL लिखा है, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाई इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रॉफिट आपका 21,660 का हुआ था, इन्वेस्टमेंट जो आपने बेची थी। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुल मिलाकर के जो प्रॉफिट है 28,910 का है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आप PNL अकाउंट भी बना करके दिखा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब यहाँ तक फिनिश अप करने के बाद, करेक्ट, इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में अब हम इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज की चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम अगेन। तो बेटा अब इस सेशन में स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स या बॉन्ड्स। इससे पहले हमने देखा था कि डिविडेंड बेयरिंग सिक्योरिटीज, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब इस सेक्शन का जो ताल्लुक है वो है इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फ़र्क क्या है कि जब मैं किसी इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं, तो उस केस में जो डिविडेंड होता है वो कंपनी की मर्जी है कि कंपनी डिविडेंड कब डिक्लेयर करे। जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करा है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि व्हेन आई एम गोइंग टू रिसीव द डिविडेंड, कब मुझे डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी की मर्जी है कि कब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कब उसको पे करेगी। लेकिन जब हम किसी कंपनी के डिवेंचर्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस केस में हमें श्योरिटी है कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एक्रू होता रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि जो इंटरेस्ट है, आपको मालूम है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो वो कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है। हालांकि इंटरेस्ट जनरली साल में 2 बार दिया जाता है जनरली। वैसे वो कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि वो एनुअली भी आपको इंटरेस्ट दे, लेकिन जनरली पॉलिसी ये होती है कि कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट कंपनी आपको ड्यू डेट को ही देगी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट आपको हर दिन एक्रू होगा। दिस इज द डिफरेंस। और इस डिफरेंस की वजह से इसमें थोड़ा सा, जब हम इसके अंदर अकाउंटिंग करेंगे, मैंने कहा इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज के केस में, तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना होगा इस बात का। बस यही मेजर डिफरेंस है। और ये मेजर डिफरेंस को समझने के लिए, जस्ट वेट एक मिनट के लिए, तो इस मेजर डिफरेंस को समझने के लिए पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, 2.1 को।
इसमें कहता है कि इन 2019 मेसर्स W500 लिमिटेड इश्यूड 12% फुल्ली पेड डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। W500 लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने 12% डिवेंचर इशू करे हैं, इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th of September एंड 31st of March ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। तो मैं दिया हुआ है कि ये जो कंपनी है W500, ये इंटरेस्ट जो देगी, एक तो 30th सितंबर को इंटरेस्ट देगी, एक तो ये इंटरेस्ट देगी 30th सितंबर को, 30th सितंबर, और ये इंटरेस्ट देगी 31st मार्च को। इसकी ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये है, इन डेट्स को ये कंपनी जो है इंटरेस्ट पे करती है। आगे उसने लिखा कि 1 दिसंबर 2020 को मेसर्स K4 परचेज 10,000 ऑफ दीज डिवेंचर एट 101 कम इंटरेस्ट प्राइस। ये कम इंटरेस्ट प्राइस का क्या मतलब है ये मैं भी आपको बताऊंगा। ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% कम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेज। 1 दिसंबर 2020 को मेसर्स K4 ने 10,000 डिवेंचर्स कंपनी के खरीदे, 101 के हिसाब से खरीदे, कम इंटरेस्ट प्राइस पर खरीदे, और उन्होंने 1% जो है कम इंटरेस्ट अमाउंट का कुछ ब्रोकरेज भी पे करा। फिर कहता है ऑन 1 मार्च 2021 को फर्म सोल्ड ऑल दीज डिवेंचर एट द रेट ऑफ 106 कम इंटरेस्ट प्राइस, और हमने इन डिवेंचर को कम इंटरेस्ट प्राइस पर बेच भी दिया। ये कम इंटरेस्ट का क्या मतलब है मैंने कहा अभी आपको पता लगेगा। आगे कहता है अगेन पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1%, तो जो भी कम इंटरेस्ट प्राइस हमें मिला उसका हमने 1% ब्रोकरेज भी पे करा। अब वो कहता है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स K4 फॉर द पीरियड 1 दिसंबर 2020 टू 31st of March 2021। क्वेश्चन तो दिखने में बड़ा छोटा सा है, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी आपको मालूम होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें जो मालूम होनी चाहिए तो समझने के लिए अब ये सेक्शन 2 आपका स्टार्ट हो चुका है, और सेक्शन 2 में जैसा कि मैंने कहा अब हम पहले तो लिखेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर है ये 2.1। तो 2.1 में मैंने लिखा बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, जिसका कि नाम वैसे K4 या K5 है, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। और बुक्स ऑफ इन्वेस्टर अपनी बुक्स में बुक्स ऑफ इन्वेस्टर ये अपनी बुक्स में बनाएगा इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट्स इन 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर ऑफ, क्या नाम था उस कंपनी का, W500, जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट करी है W500 लिमिटेड। तो ये तो मेरे अकाउंट का टाइटल हो गया। अब अकाउंट का टाइटल देखने के बाद, जस्ट वेट, अकाउंट का टाइटल देखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अकाउंट की फॉर्मेशंस मैंने ड्रॉ करी इस केस में, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने अकाउंट नहीं बनाया, मेरे ख्याल से इतने में आ जाएगा। और उसके बाद तकरीबन हमने वही कॉलम बनाए जो अभी तक इससे पहले हम बना रहे थे शेयर्स के केस में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेट, उसके बाद डिटेल्स हम लिखते ही हैं, तो डिटेल्स मैंने लिखा। अब डिटेल्स के अलावा नॉमिनल वैल्यू हम लिख रहे थे और अमाउंट लिख रहे थे। अब यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए एक और कॉलम बना दिया, इंटरेस्ट का कॉलम। इंटरेस्ट, याद रखें इंटरेस्ट वैसे हमारी इनकम है। अगर इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है, और पे करेंगे तो इंटरेस्ट हमारा खर्चा है। उसके अलावा डेट, डिटेल्स, नॉमिनल वैल्यू, ये इंटरेस्ट का कॉलम, और इंटरेस्ट के अलावा अमाउंट का कॉलम, ये कॉलम हमने बना दिए। करेक्ट। कई लोग इंटरेस्ट का कॉलम नहीं बनाते हैं, लेकिन बनाने का फ़ायदा है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपने इन्वेस्टमेंट कब करी, आप इन्वेस्टर हैं। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 1/12/2020 को करी है। 1/12/2020 को आपने इन्वेस्टमेंट करी है। आप यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। अब एक दो पॉइंट हैं जो आपको थोड़ा सा शुरुआत में अगर समझ लें तो आपको उसका फ़ायदा ही होगा। तो मैं चाहता हूँ और साथ साथ लिखने की कोशिश भी करेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए जी, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ में होगी तो हमें हर कदम पे कुछ ना कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग कह लो, नोट कह लो, एनालिसिस कह लो,
हर कदम पे हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। पहले यहां देखें, आपने इन्वेस्टमेंट करी है 1/12/2020 को, करेक्ट। जब भी आप सेल करेंगे या परचेज करेंगे, इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज की मैं बात कर रहा हूं, जब भी आप सेल करेंगे या परचेज करेंगे, आपने सबसे पहली कैलकुलेशन इंटरेस्ट की करनी है। सबसे पहली कैलकुलेशन इंटरेस्ट की करनी है। अब ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से मेरा मतलब क्या है, इसको भी ध्यान से देखें। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी, आपको नोट करना पड़ेगा कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करी है या जिस कंपनी के डिवेंचर्स या बॉन्ड्स आप खरीद रहे हैं, उस कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे करा होगा, और जिस डेट को आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो सेल की है या परचेज की, जिसको मैं करंट डेट बोलूंगा। लास्ट का मतलब है लास्ट इंटरेस्ट डेट और करंट का मतलब है करंट डेट। इसको यूं समझने की कोशिश करें। आपने ट्रांजैक्शन कब करी है, 1/12/2020 को आपने ट्रांजैक्शन करी है, करेक्ट। कंपनी 30 सितंबर को एक तो इंटरेस्ट देती है, क्वेश्चन में हमने शुरू में ही पढ़ा, और 31 मार्च को कंपनी इंटरेस्ट देती है। आपने ट्रांजैक्शन अगर 1/12/2020 को करी है, तो जिस कंपनी के आपने डिवेंचर्स खरीदे हैं या जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो उस कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर 2020 को दिया होगा, और अगला इंटरेस्ट वो जो देगी 31 मार्च 2021 को देगी। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यानी कि जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन करी है, उस डेट से पहले लास्ट इंटरेस्ट का मतलब है उस डेट से पहले आखिर में कंपनी ने कब इंटरेस्ट दिया होगा। तो मुझे पता लग गया कि कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर 2020 को दिया होगा। लास्ट इंटरेस्ट की डेट से लेके करंट डेट का मतलब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, हमारी ट्रांजैक्शन की डेट जो है 1 दिसंबर 2020 है। अब सितंबर का महीना तो खत्म हो गया, यहां से लेकर के यहां तक कितना टाइम पीरियड हो गया। एक तो सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना और अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना, केवल 2 महीने का टाइम पीरियड गुजरा है, क्योंकि ये 1 दिसंबर है। इसका मतलब लास्ट इंटरेस्ट की डेट से लेकर के करंट डेट तक का पीरियड आपने पहले तो कंप्यूट करना है। अब आपने क्या करना है, इस पीरियड का इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे, हमने 10,000 डिवेंचर्स खरीदे हैं और एक डिवेंचर 100 रुपये का है। डिवेंचर हो या शेयर्स हो, इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो, वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कंप्यूट करा जाता है। ये तो नॉमिनल वैल्यू है आपके डिवेंचर्स की जो आप खरीद रहे हैं, और डिवेंचर का कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो इंटू 12%, और 2 महीने का हमने इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। अब 2 महीने का मैंने इंटरेस्ट कंप्यूट कर लिया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें अभी आपको पता लग जाएगी। तो जब भी इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज का केस होगा, उसमें एक प्रॉब्लम आपके सामने बस ये आएगी कि आपको हर कदम पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन या एनालिसिस करना पड़ेगा, चाहे आप सेल कर रहे हो चाहे आप परचेज कर रहे हो। इस केस में मैं परचेज कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने तो ये देखा कि जिस तारीख को मैं परचेज कर रहा हूं, करेक्ट, जिस तारीख को मैं परचेज कर रहा हूं उस तारीख तक, लास्ट इंटरेस्ट की डेट से लेकर के उस तारीख तक, जिस तारीख तक ट्रांजैक्शन हो रही है, कितना इंटरेस्ट बनता है, 20,000 का इंटरेस्ट बनता है, नंबर 1। अब ये मैंने क्यों कंप्यूट करा, देखे जी। यहां पर क्वेश्चन में लिखा था कि आपने जो ये डिवेंचर खरीदे, कम इंटरेस्ट खरीदे। ये कम इंटरेस्ट का क्या मतलब है, कम इंटरेस्ट का क्या मतलब है, और ये टर्म बार बार यूज होगी, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। इसको मैं बोलूंगा कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस, कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस। ये कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस का क्या मतलब है, ध्यान से देखें। आपने जो 10,000 डिवेंचर हैं खरीदे, तो आपने एट द रेट ऑफ 101 के हिसाब से हैं। अगर मैं 101 इंटू 10,000 कर दूं, तो ये 10,10,000 आ जाता है, 10,10,000 आ जाता है। समझ में आया, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि हमने कुछ ब्रोकरेज भी पे करा है 1% का। जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो 1 ब्रोकरेज भी पे करते हैं। अब ब्रोकरेज 1% है, तो 1% आ जाएगा 10,100। इसका मतलब इन डिवेंचर को खरीदने की टोटल कॉस्ट जो मेरी पड़ गई, अगर मैं ये ऐड कर दूं, तो 10,20,100 की पड़ गई। अब ध्यान से सुनो,
मैं जिस आदमी से ये डिवेंचर खरीद रहा हूं मैं उसको 10,20,100 रुपये दे तो रहा हूं, लेकिन मैं उसको ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना है ये पॉइंट जो मैं कह रहा हूं, मैं उसको ये कह रहा हूं कि मैं आपको टोटल 10,20,100 रुपये दे रहा हूं और इस 10,20,100 रुपये के अंदर इंटरेस्ट 20,000 का शामिल है। क्योंकि जिस पार्टी के पास ये डिवेंचर हैं, जिस पार्टी के पास ये डिवेंचर हैं, लास्ट इंटरेस्ट से लेकर के इन 2 महीने का इंटरेस्ट भी तो उस पार्टी को ही बनता है ना। उस पार्टी की कहने का मतलब ये डिवेंचर उसके पास थे, तो लॉजिकली इन 2 महीने का इंटरेस्ट उसी पार्टी को बिलोंग करता है, इजंट इट और नॉट। तो मैंने उस पार्टी को ये कहा कि मैं आपको 10,20,100 रुपये दे रहा हूँ, इसके अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो बेसिकली 20,000 की इंक्लूड है। एक तो इंटरेस्ट की पेमेंट इंक्लूड है और ये 20,100 में इसमें से माइनस कर दूं तो मैं ये कहूँगा कि ये पेमेंट जो मैं कर रहा हूँ आपको, ये मैं डिवेंचर्स के लिए कर रहा हूँ, ये डिवेंचर्स के लिए पेमेंट कर रहा हूँ। इज इट क्लियर टू यू? 10,01,00,000 रुपये, 10,20,100 मैंने उसको टोटल अमाउंट पे तो करा, बिकॉज मैंने कहा कि मैं ये जो मेरा प्राइस है जो मैं आपसे खरीद रहा हूँ ये कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का मतलब है जो पेमेंट मैं आपको कर रहा हूं उसके अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट इंक्लूसिव है। अब सपोज इसी क्वेश्चन में लिखा होता कि परचेज प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट, अगर लिखा होता है एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि ये जो 10,20,100 है ये टोटल पेमेंट सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर की है और इंटरेस्ट की पेमेंट आप अलग से करेंगे, यानी कि उस केस में आपका टोटल प्राइस 10,20,100 प्लस इंटरेस्ट 20,000 मिला करके टोटल अमाउंट आप पे करते हैं। तो कम इंटरेस्ट का मतलब है जो प्राइस आपका बन रहा है या जो पेमेंट बन रही है उस पेमेंट के अंदर आप उस पार्टी को इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया कम इंटरेस्ट का पहले तो मतलब क्या है? तो इसका मतलब इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज के केस में जब भी हम सेल करेंगे, जब भी परचेज करेंगे, हमें हर कदम पे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कैसे करी, देखिए जी, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू, बिकॉज मैंने 10,000 डिवेंचर खरीदे हैं तो मैं पहले तो नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में 10,000 लिखूंगा, इनटू 100 लिखूंगा, इनटू 100, तो डेट इज इक्वल टू 10 लाख। ये अमाउंट भी काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, 10 लाख, ये तो नॉमिनल वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है वो पेमेंट मैंने यहां पर लिख दी 20,000। इंटरेस्ट की पेमेंट रेवेन्यू नेचर की पेमेंट होती है और जो ये 10,01,00,000 रुपये मैंने पे करे हैं ये डिवेंचर के लिए पे करें। इज इट क्लियर टू यू? तो ये डिवेंचर की कॉस्ट मानी जाएगी, यानी कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है ये उसके लिए प्राइस माना जाएगा 10,01,00,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। अगर यहां तक कहानी क्लियर है, अब 1 दिसंबर के बाद इस क्वेश्चन में आगे कुछ और दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में उसने ये लिखा था 1 दिसंबर के बाद, एक मिनट, क्वेश्चन की शीट मेरी यहां पड़ी है, तो उसने लिखा था 1 दिसंबर के बाद ऑन 1st of March 2021 firm sold all these debenture at the rate of 106 कम इंटरेस्ट प्राइस। इसका मतलब है कि 1 मार्च को, तो अब 1 मार्च 2021 को हम आ गए, करेक्ट, और हमने डिवेंचर्स बेचे और वो कह रहे हैं हमने जो डिवेंचर है सारे डिवेंचर बेच दिए, फर्म सोल्ड ऑल दी डिवेंचर्स। तो मैं पहले तो लिखूंगा बाई बैंक। अब बिकॉज मैंने सारे डिवेंचर बेच दिए तो जाहिर है कि इस कॉलम में मेरे को 10,000 इंटू 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सारे डिवेंचर बाहर चले जाएंगे, इतनी नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर बाहर चले जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इसलिए मेरे को क्रेडिट पे 10 लाख तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने सारे डिवेंचर बेच दिए। अब इंटरेस्ट के कॉलम में और अमाउंट के कॉलम में क्या होगा ये देखने के लिए आपको फिर से एक बार वर्किंग का सहारा लेना पड़ेगा। अब वर्किंग में मैंने कहा ना, इसमें बस प्रॉब्लम क्या है, इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज के केस में जब भी हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, हमें हर कदम पे मैंने कहा इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। अब जो नेक्स्ट डेट थी वो 1 मार्च 2021 थी। अब हम सेल कर रहे हैं, वैसे मैंने कहा सेल करें या परचेज करें, सबसे पहला काम आपका इंटरेस्ट का ही होगा। अब आप पहले तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। अब ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से मतलब ये है, आपने बस ये देखना है कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करा है उस कंपनी की लास्ट इंटरेस्ट की डेट कौन सी थी,
लास्ट इंटरेस्ट डेट अगर आप पूरा ही लिखना चाहते हैं, और ट्रांजैक्शन डेट यानी कि करंट डेट, करंट डेट। लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने 30 सितंबर 2020 को पे कराया है और आपकी करंट डेट जो है वो 1/3/2021 की है, क्योंकि कंपनी ने अगर लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर को पे करा है तो अगला इंटरेस्ट कंपनी जो पे करेगी वो 31 मार्च को पे करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब इस केस में पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां से लेकर के यहां तक का टाइम पीरियड कितना हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये 5 महीने हो गए, ये 5 मंथ्स हो गए, सितंबर से लेकर के 1 मार्च, क्योंकि केवल मार्च का महीना बचा, यहां से लेकर यहां तक 6 महीने होते हैं, तो इसका मतलब 5 मंथ्स का टाइम पीरियड चला गया। अब आप पहले तो इंटरेस्ट कंप्यूट कर लेंगे। आपने कितने डिवेंचर बेचे? 10,000, नॉमिनल वैल्यू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम पीरियड 5/12। तो इस तरीके से आपने पहले इंटरेस्ट कंप्यूटेशन कर लिया 50,000। अब ये इंटरेस्ट कंप्यूटेशन करने से आपको क्या पता लगा और आपको क्या फायदा होगा, ये देखने के लिए अब आप यहां पर देखें सेल प्राइस। अब सेल प्राइस में देखूंगा, मैंने इन डिवेंचर्स को जो बेचा है, पहले तो 10,000 डिवेंचर्स को हमने 106 के हिसाब से बेचा है, तो डेट इज इक्वल टू 10,60,000। ये 10,60,000 क्या हो गई? सेल प्राइस हो गई। अब आप ये देखें क्वेश्चन में कि क्या ये जो आपने ट्रांजैक्शन करी है, सेल की जो ये ट्रांजैक्शन करी है, ये कम इंटरेस्ट करी है या एक्स इंटरेस्ट करी है? ये कम इंटरेस्ट करी है क्वेश्चन में लिखा है। अगर क्वेश्चन में कभी कुछ नहीं लिखा हो कि ये कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, तो हमेशा कम इंटरेस्ट मान के चलेंगे। खैर यहां तो लिख ही दिया कम इंटरेस्ट। अब कम इंटरेस्ट का अच्छा, उससे पहले ब्रोकरेज का भी केस है इसमें, तो पहले तो आप ब्रोकरेज माइनस कर लो, क्योंकि उसने लिखा है सेल के टाइम भी हमने ब्रोकरेज पे करा है। देखो सेल के टाइम जब आप ब्रोकरेज पे करेंगे तो आपका सेल अमाउंट कम हो जाएगा, इसलिए हम ब्रोकरेज यहां माइनस करेंगे, 1% के हिसाब से है, तो 10,600 पहले तो ब्रोकरेज आपने माइनस कर दिया। ब्रोकरेज माइनस करने के बाद मैं कह सकता हूं कि नेट सेल अमाउंट 10,49,400 का है, 10,49,400 का है। अब मैंने क्या करा, पहले तो ये 10,49,400 का है, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं ये डिवेंचर किसी दूसरे आदमी को बेच रहा हूं तो मैं उसको ये कह रहा हूं, या वो आदमी मेरे को ये कह रहा है कि 10,49,400 के अंदर जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना था? 50,000। वो हमें कह रहा है कि भाई इसके अंदर 50,000 वो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, या हम उससे 50,000 तो इंटरेस्ट की पेमेंट मांग रहे हैं और 10,49,400 में से मैं 50,000 माइनस कर दूं तो 9,99,400 हम डिवेंचर की कॉस्ट मांग रहे हैं। यानी कि देखो अब ये डिवेंचर हमारे पास है, करेक्ट? तो 30 सितंबर से लेकर के इस तारीख तक का इंटरेस्ट, 5 महीने का इंटरेस्ट मिलना तो हमें चाहिए था, लेकिन वो हमें नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर मालूम है, डिवेंचर इंटरेस्ट उन डिवेंचर होल्डर्स को ही मिलता है जो कि ड्यू डेट को डिवेंचर के होल्डर होते हैं। अगर मैं इन डिवेंचर को 31 मार्च तक अपने पास रखता तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मेरे को मिलता, लेकिन अब 31 मार्च से पहले ही मैंने 1 महीने पहले ये डिवेंचर बेच दिए, तो ये 5 महीने का जो इंटरेस्ट है वो मेरे को एक्रू तो हो गया था, लेकिन वो मुझे मिलेगा नहीं, बिकॉज ऑफ 31 मार्च को ये डिवेंचर जो पार्टी खरीदेगी पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट अब उसी को मिलेगा। तो यही वजह है कि जब हम डिवेंचर खरीदते या बेचते हैं तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड या एक्सक्लूड कर करके उसकी ट्रांजैक्शन करी जाती है। तो इस केस में हमने जब बेचा तो हमने कहा भी 10,60,000 आप हमें दे दो, और इसके अंदर हम मान लेंगे कि आपने हमारा ये 5 महीने का इंटरेस्ट भी हमें पे कर दिया है। यानी कि जिसने हमसे ये खरीदे हैं, हम यूं कहेंगे कि उसने हमें 50,000 रुपये इंटरेस्ट के पे करे और डिवेंचर्स के लिए उसने हमें इतना अमाउंट पे करा। इज इट क्लियर टू यू? और अगर ये एक्स इंटरेस्ट लिखा होता तो इसका उस केस में क्या होता, 10,49,400 ये अमाउंट तो डिवेंचर के लिए माना जाता और इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से वो हमें पे करता। इज इट क्लियर टू यू? तो इस केस में पहले तो मैं यहां पर अब इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट का अमाउंट लिखूंगा 50,000,
और जो डिवेंचर के लिए हमें मिला 9,99,400। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? अच्छा जी, एक तो ये चीज है। अब जाहिर है कि आपको इसमें नफा नुकसान कितना हुआ ये भी तो आप इसमें देखेंगे कि आपको लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ, जैसे हम शेयर्स के केस में देखते थे। तो नफा नुकसान कितना हुआ वो तो इस केस में आप बैलेंस कर करके भी देख सकते हैं, बल्कि आपको अलग से कंप्यूट करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे? जो डिवेंचर्स आपने बेचे उनकी कॉस्ट तो आपने यहाँ लिखी हुई है ना, 10,100,000। ये 10,100,000 उन्हीं डिवेंचर की तो कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये 10 लाख जो हैं 10,100,000 है। 10,100,000 की कॉस्ट वाले डिवेंचर को देखो, कॉस्ट को इस अमाउंट से ये सेलिंग अमाउंट है, ये ध्यान रखना। तो 9,99,400 तुम्हें मिले, 10,100,000 की कॉस्ट के अगेंस्ट तुम्हें 9,99,400 रुपीज़ मिले। तो जो डिफरेंस आ रहा है 700, वो बेसिकली इस केस में आपको लॉस है। इस केस में ये आपको लॉस है। अकाउंट हमें 1 मार्च तक ही बनाना है, 31 मार्च तक नहीं बनाना। तो इस तारीख को मेरे को लॉस कितने का हो गया? 700 रुपीज़ का हो गया। इज इट क्लियर टू यू? अब जाहिर है कि जो नॉमिनल वैल्यू है डिवेंचर की उसमें कोई बैलेंस बचेगा नहीं। वो इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि 10 लाख रुपए के आपके डिवेंचर थे और 10 लाख रुपए के डिवेंचर आपके बाहर चले गए। इज इट क्लियर टू यू? हाँ, इंटरेस्ट के कॉलम को आप बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट साइड में आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट 50,000 है, जबकि यहाँ 20,000 है। तो 30,000 का आपको फायदा हो गया। तो 1/3 2021 को आप इसको लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 30,000 रुपए का आपको फायदा है, ये आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? हालांकि इस क्वेश्चन से ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, लेकिन अभी जितना क्लियर होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें एक और क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब इसका सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। तो इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज को और अच्छी तरह समझने के लिए अब आप 2.2 की तरफ देखें। इसमें कह रहा है मेसर्स K12 furnishes the following details relating to his holding in 8% debentures ₹100 each of P Limited held as current assets। अब वो कह रहा है 142 था। पहले तो K12 नाम का जो इन्वेस्टर है उसकी कुछ होल्डिंग है 8% डिवेंचर्स की P लिमिटेड में। P लिमिटेड में उसने इन्वेस्ट करा है। 1/4/2019 को कह रहा है ओपनिंग बैलेंस जो है नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 और उनकी कॉस्ट 1,18,000 की है। नंबर 1। अब जैसे कि यहाँ लिखा है 1/7/2019 को उसने 100 डिवेंचर्स परचेज करे एक्स इंटरेस्ट एट ₹98। फिर कह रहा है 1/10/2019 को उसने सोल्ड करे डिवेंचर एक्स इंटरेस्ट। फिर कह रहा है 1/10/2020 को उसने डिवेंचर परचेज करे कम इंटरेस्ट, यानी कि इस क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट सब केस हैं। और फिर इस तारीख को उसने 200 डिवेंचर एक्स इंटरेस्ट बेचे। अब इस क्वेश्चन में उसने नीचे लिखा ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो इस क्वेश्चन में भी कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है दो डेट्स को पे करती है, 30 सितंबर और 31 मार्च को। इज इट क्लियर टू यू? इन चीज़ों को देखते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो P लिमिटेड है, 8% डिवेंचर्स में हमने इन्वेस्टमेंट करके रखी है। तो इसको ठीक तरीके से समझाने के लिए चलो यहां पर कर चले जाते हैं हम। और 2.2 में 2.2 में पहले तो जो भी ये कंपनी है बुक्स ऑफ K12 या बुक्स ऑफ इन्वेस्टर जो भी लिखना है, तो बुक्स ऑफ इन्वेस्टर में आप अकाउंट बनाएंगे। बुक्स ऑफ इन्वेस्टर में आपने अकाउंट बनाना शुरू करा। इन्वेस्टमेंट आपने किस में करी है? इन्वेस्टमेंट्स इन 8% डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन 8% डिवेंचर्स ऑफ P लिमिटेड। पहले तो ये टाइटल जरूर लिख लिया करें। टाइटल को लिखने के बाद अब मैं पहले इसकी फॉर्मेशंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। और फॉर्मेशंस को ड्रॉ करने के लिए ये मैंने यहाँ पर लंबा चौड़ा एक अकाउंट बना दिया। मेरे ख्याल से इतने में आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू?
अब मैंने एक कॉलम में तो लिखा डेट, दूसरे कॉलम में मैंने लिखा डिटेल्स, तीसरे कॉलम में हमने लिखा नॉमिनल वैल्यू। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज के केस में हम इंटरेस्ट का कॉलम भी बना रहे हैं, तो इंटरेस्ट का कॉलम भी बनाना है और अमाउंट का कॉलम। यही चीजें आपने रिपीट कर दी, डेट, डिटेल्स, डिटेल्स के बाद नॉमिनल वैल्यू, फिर इंटरेस्ट और फिर अमाउंट का कॉलम। इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज के केस में मैंने कहा हर कदम पे हमें वर्किंग करनी पड़ती है। तो जनरली जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा वो तुम्हें मुश्किल से 2 या 3 या मैक्सिमम 4 ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन आ सकता है इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी से, करेक्ट। एनीवे, सबसे पहले तो तुमने यही देखना है कि ट्रांजैक्शन के बारे में क्या कह रहा है। नीचे उसने लिखा है कि 1/4/2019 को जो इन्वेस्टर है उसके पास पहले से ही उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी है। तो सबसे पहले तो मैं यहां लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगा तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि उसके पास 1,20,000 की नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर हैं, यानी कि 1,200 डिवेंचर उसके पास होंगे 100 रुपए वाले, ये उसके पास पहले से ही है। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि इनकी जो कॉस्ट है या बुक वैल्यू है वो 1,18,000 की है, 1,18,000 की है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद अब एक दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनता है, देखिए जी, इस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, ये जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, इस क्वेश्चन में भी उसने लिखा हुआ है कि कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है वो 30 सितंबर को पे करती है और 31 मार्च को पे करती है, 31 मार्च को पे करती है। समझ में आ गया? कंपनी इंटरेस्ट पे करती है 30 सितंबर को और 31 मार्च को। ये डेट्स का आपने खास ख्याल करना है। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे उसने लिखा जो आपकी पहली ट्रांजैक्शन है 1/7/2019 की, 1/7/2019 को उसने क्या बताया है, 1/7/2019। अब 1/7/2019 को सबसे पहले तो उसने ये बताया है कि आपने कुछ और डिवेंचर खरीदे हैं, और जैसा कि आप देख ही रहे हो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 100 डिवेंचर खरीदे हैं। पहले तो 100 × 100, इसका मतलब इतनी नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर आपने खरीदे, नंबर 1। अब मैंने कहा जब भी हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अपनी वर्किंग्स करनी पड़ेगी। ये इसमें एक सबसे ट्रिकी पॉइंट्स है, थोड़ा सा कम्बरसम पॉइंट है, ये भी आप कह सकते। तो सबसे पहले इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करनी है, और इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करने के लिए पहले तो मैं ये देखूंगा करंट डेट, मैंने परचेज कब करा है, 1/7/2019 को मैंने परचेज करा है। बिकॉज ये कंपनी जो है इंटरेस्ट 30 सितंबर को और 31 मार्च को देती है, तो इसका मतलब लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने 31 मार्च 2019 को दिया होगा, 31 मार्च 2019 को दिया होगा। इसमें तो किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। तो ये डेट आपने बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेनी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड भी आप नोट कर लेंगे, अप्रैल मई जून, यानी कि 3 महीने का टाइम पीरियड है। यानी कि जिस पार्टी से आप खरीद रहे हैं, जिस पार्टी से आप डिवेंचर्स खरीद रहे हैं, लॉजिकली उस पार्टी को उसके डिवेंचर पे 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है। डायरेक्टली इसका मतलब ये होता है। इज इट क्लियर टू यू? अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस मैंने यहां पर लिखी, और परचेज प्राइस का जो अमाउंट है, परचेज प्राइस, कितने डिवेंचर खरीदे हैं आपने? 100 डिवेंचर। किस रेट के हिसाब से खरीदे हैं आपने? 98 के हिसाब से खरीदे। तो टोटल अमाउंट आपका कितने का हो गया? डेट इज इक्वल टू 9,800 का टोटल अमाउंट है, करेक्ट। आपने ब्रोकरेज भी इस क्वेश्चन में लिखा है कि पे करी है। जब आपने इनको खरीदा है तो आपने 1% की ब्रोकरेज भी पे करी है। अब ब्रोकरेज जो है वो 1% है। अब 1% ब्रोकरेज का मतलब 98।
इसका मतलब टोटल अमाउंट जो आपने पे करा है वो 9898 पे करा है। इज इट क्लियर टू यू? ये तो आपको पता लग गया कि टोटल अमाउंट आपने इतना पे करा है, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपसे पूछूं ये 3 महीने का इंटरेस्ट जो कि अभी तक लॉजिकली हमने कंप्यूट नहीं करा, तो इंटरेस्ट कितना बना इन 3 महीने का? ये आपने जो डिवेंचर खरीदे हैं, 100 डिवेंचर खरीदे हैं, 100 रुपये वाले नॉमिनल वैल्यू है, और 8% उनका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 3 महीने का वक्त बीत चुका है। तो 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो 200 रुपये का बनता है। इज इट क्लियर टू यू? 3 महीने का 200 रुपये का इंटरेस्ट बनता है। अब आप मेरे को क्वेश्चन को देख करके ये बताओ कि ये जो ट्रांजैक्शन आपने करी थी, ये जो ट्रांजैक्शन आपने करी थी, क्वेश्चन की जो शीट है मेरे पास, मैं भी ले लेता हूँ 2.2। कई बार क्वेश्चन की शीट मेरे पास नहीं होती तो प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, अब इस ट्रांजैक्शन को देख करके आप मुझे बताओ 1/7/2019 को जो आपने ट्रांजैक्शन करी है 100 डिवेंचर, ये एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है? ये एक्स इंटरेस्ट है। तो एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अब की बार आप जिससे खरीद रहे हैं, आप उसको ये बोल रहे हैं कि ये अमाउंट 9898 जो है इसके अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट इंक्लूड नहीं है। हम आपको 9898 जो दे रहे हैं वो डिवेंचर के अगेंस्ट दे रहे हैं, और 200 हम आपको अलग से, एक्स इंटरेस्ट का मतलब ही है यहाँ पर अलग से, हम अलग से आपको 200 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अगर ये कम इंटरेस्ट होता तो 9898 के अंदर 200 इंटरेस्ट का एलिमेंट इंक्लूड होता, और उस केस में फिर कॉस्ट एलिमेंट थोड़ा सा कम हो जाता 200 रुपये से। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो अब मैं जब इसकी अकाउंट में लिखूंगा तो अकाउंट में आपको ये समझ में आना चाहिए, इंटरेस्ट के कॉलम में तो आप इंटरेस्ट का अमाउंट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और यहाँ वो अमाउंट लिखते हैं जो आप डिवेंचर के लिए पे कर रहे हैं। तो डिवेंचर के लिए अब की बार 9868 कितना आया था? 9868 ही आया था ना। ये 1% इंटरेस्ट कितना आया था? 98, ये 9898 आएगा। तो 9898, तो कहने का मतलब ये है कि अब की बार आपने टोटल अमाउंट कितना पे करा? 200 प्लस 9898। हालांकि ये टोटल अमाउंट है, उसमें से जो 200 की पेमेंट है वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, और 9898 की पेमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट यानी कि डिवेंचर के अगेंस्ट है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? राइट सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 17 के बाद अगली ट्रांजैक्शन की डेट तुम्हें कौन सी दी हुई है? सर 1/10/2019 दी है। अब इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज के केस में तुम्हें थोड़ा सा एक बड़े पॉइंट को लेके अलर्टनेस दिखानी होगी। करेक्ट सर? बड़े पॉइंट की ये बात समझ में नहीं आई, वो इसलिए क्योंकि अगली ट्रांजैक्शन जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो 1/10/2019 को तो है, लेकिन उससे पहले डेट आ जाएगी 30 सितंबर की। तो सर इस डेट से क्या होगा? ये वो डेट है जिस दिन कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। उसने लिखा है ना कि कंपनी 30 सितंबर को और 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करती है। अब आप इन्वेस्टर हैं, 30/9 देखो ड्यू डेट को जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो जिसके हाथ में जितने डिवेंचर होते हैं इंटरेस्ट उन्हीं होल्डर को मिलता है। तो 30/9/2019 का आपको ख्याल करना पड़ेगा। ये डेट क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में तो बस ये दिया हुआ है ना कि अगली ट्रांजैक्शन तुम्हें दे दी है 1/10/2019 की, तो इस ट्रांजैक्शन का तुम्हें खुद ही ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट की ड्यू डेट है और इस दिन तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। अब इस दिन तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पॉइंट यहाँ पर ये बनता है। ये आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, लेकिन कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा? अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा सर, क्या इसकी भी वर्किंग अलग से करके दिखानी पड़ेगी? देखो वर्किंग अलग से करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी रेफरेंस के लिए लिखना चाहते हो तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ 30 सितंबर, और ये मैंने रेड पेन से ही लिख दी ताकि आपको ध्यान रहे। 30 सितंबर ये आपकी ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले तो आप ये देखें इन्वेस्टर के हाथ में टोटल डिवेंचर कितने के हैं। टोटल डिवेंचर्स इन हैंड, टोटल डिवेंचर इन हैंड जो इन्वेस्टर के हाथ में है वो कितने डिवेंचर हैं, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा।
उनकी नॉमिनल वैल्यू देखोगे तो और भी अच्छी बात है, नॉमिनल वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि 1,20,000 के डिवेंचर्स तो उसके पास पहले से ही थे, नॉमिनल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, और 10,000 के डिवेंचर उसने और ख़रीदे, तो 1,30,000 के कुल डिवेंचर उसके पास है, नॉमिनल वैल्यू। तो अब कंपनी ने जो लास्ट इंटरेस्ट पे करा होगा, करेक्ट, वहाँ से लेकर के 6 महीने का इंटरेस्ट अब आपको मिलेगा 30 सितंबर को। कहने का मतलब क्या है, देखें यहाँ पर कंपनी अब इंटरेस्ट पे कर रही है 30 सितंबर 2019 को, और कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट जो पे करा होगा वो 31 मार्च को पे करा होगा, 31 मार्च 2019 को पे करा होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कंपनी 6 महीने में इंटरेस्ट पे करती है। तो इस तारीख को जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी तो लास्ट इंटरेस्ट की डेट से लेकर के इस तारीख तक, यानी कि 6 महीने का जो इंटरेस्ट बनता है, आपके हाथ में जितने डिवेंचर हैं उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अब आपके हाथ में 1,30,000 रुपये के नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर्स हैं, और उस पर आपको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल 5,200 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो 5,200 इस ट्रांजेक्शन का आपको बहुत ख्याल करना होगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन के रूप में लिखी हुई ट्रांजेक्शन आपको नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इस ट्रांजेक्शन के बाद फिर आगे उसने लिखा है थर्ड ट्रांजेक्शन में, सोल्ड 200 डिवेंचर एक्स इंटरेस्ट एट 100। अब कहता है कि हमने 30 सितंबर के अगले दिन, यानी कि 1/10/2019 को 200 डिवेंचर बेच दिए। लीजिए जी, अब 200 डिवेंचर बेच दिए, तो अब इसकी भी मैंने कहा ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ के केस में आपको हर कदम पे वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग आपको हर कदम पे इसमें करनी पड़ेगी। ये इसमें एक बड़ा मेजर पॉइंट है। तो अब हमने सेल की वर्किंग भी करके दिखा दी, और ये ट्रांजैक्शन है 1/10/2019 को। तो 1/10/2019 को हमने कुछ डिवेंचर, इनफैक्ट 200 डिवेंचर बेचे हैं और एक्स इंटरेस्ट बेचे हैं, ये बात भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा सेल। अब हमने जो सेल करे हैं 200 डिवेंचर करे हैं, 200 डिवेंचर्स। अब 200 डिवेंचर्स जो हमने बेचे हैं एट द रेट ऑफ 100 के हिसाब से ही बेचे हैं। प्रॉब्लम ये है 20,000 हमने 100 रुपये के डिवेंचर 100 रुपये के हिसाब से ही बेचे, लेकिन हमने बेचते वक्त भी ब्रोकरेज पे करा है 1% का। अब जब हम बेचते वक्त ब्रोकरेज पे करेंगे तो हमारा सेल अमाउंट कम हो जाएगा 200 रुपये से, तो मैं 200 रुपये माइनस करूंगा, इसका मतलब नेट अमाउंट मुझे 19,800 का मिला। इजंट इट और नॉट? अब पॉइंट ये है कि इस 19,800 के अंदर क्या इंटरेस्ट इंक्लूड है, यानी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब ये 19,800 जो मुझे मिल रहे हैं पूरे डिवेंचर के अगेंस्ट मिल रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट हमें मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो इसके अंदर मिले चाहे इसके अलावा मिले, बिकॉज यहाँ ये ट्रांजेक्शन जो है एक्स इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा। वेट, लास्ट इंटरेस्ट की डेट और करंट डेट, ये करंट डेट कौन सी है? 1/10/2019। ओ माय गॉड। और लास्ट इंटरेस्ट की डेट कौन सी है? 30 सितंबर 2019। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 0 टाइम पीरियड है। कहने का मतलब एक दिन भी नहीं बीत। देखो अकाउंट्स में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर एक ही डेट काउंट होते हैं, तो इसका मतलब यहां तो कोई इंटरेस्ट बना ही नहीं है ना। तो अब चाहे ये एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये 19,800 रुपीज़ ही बस हमें टोटल मिले हैं इस केस में, क्योंकि इंटरेस्ट का तो एलिमेंट कुछ है ही नहीं। इज इट क्लियर? दूसरी चीज, जब हम बेचते हैं तो हमें लॉस और प्रॉफिट या प्रॉफिट और लॉस भी कंप्यूट करना पड़ता है। अब प्रॉफिट और लॉस जब हम कंप्यूट करते हैं, इस क्वेश्चन में बाद में लिखा हुआ है
कि हमने फीफो मेथड यूज़ करना है लॉस या प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए। सर ये फीफो का क्या मतलब है? फीफो का मतलब तो आपको मालूम है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमने फीफो मेथड यूज़ करना है, लास्ट में उसने ये लिखा हुआ है। तो ये फीफो का यहाँ रेप्लिकेशन क्या पड़ेगा? फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से है, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का भी क्या मतलब है? देखे जी यहाँ पर इसका क्या रेप्लिकेशन पड़ेगा ये समझाने के लिए, जो आपने डिवेंचर बेचे हैं, 200 डिवेंचर बेचे, कॉस्ट ऑफ 200 डिवेंचर, सेलिंग प्राइस तो हमारे पास आ ही गया ना, ये तो सेलिंग प्राइस है 19,800। अब कॉस्ट ऑफ 200 डिवेंचर सोल्ड, जो 200 डिवेंचर हमने बेचे हैं उनकी कॉस्ट मुझे निकालनी है। अब मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगा? फीफो मेथड का इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपके पास कितने डिवेंचर्स थे। आप ध्यान से देखें कि आपके पास शुरुआत में 1,200 डिवेंचर है। 1,20,000 के डिवेंचर का मतलब नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर, इसका मतलब 1,200 डिवेंचर है। और जो 1,200 डिवेंचर है उनकी कॉस्ट जो है 1,18,000 की है। इज इट क्लियर टू यू? शुरू में मेरे पास 1,200 डिवेंचर है, नंबर ऑफ डिवेंचर की बात कर रहा हूँ, और उनकी कॉस्ट 1,18,000 है। अब फीफो मेथड में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने डिवेंचर बेचे, जो डिवेंचर हमारे पास पहले आए, पहले हमने उसमें से बेचे, यानी कि ये जो 200 डिवेंचर हमने बेचे हैं वो इस लॉट में से बेचे। तो इस लॉट की कॉस्ट इतनी है, यानी कि 1,200 की कॉस्ट इतनी है, तो जो 200 डिवेंचर हमने बेचे उनकी कॉस्ट कितनी होगी? तो फीफो मेथड अगर कभी क्वेश्चन कहता है अप्लाई करना है कॉस्ट के लिए, तो बल्कि उससे थोड़ा सा और ज़्यादा आसान हो जाता है। आपने देखा, तो 1,200 की कॉस्ट इतनी है, तो 200 की कॉस्ट कितनी होगी? डेट इज 200 इंटू 1,18,000 इंटू 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1,200, एंड डेट इज इक्वल टू 19,667। इसका मतलब ये जो तुमने डिवेंचर बेचे हैं उनकी कॉस्ट इतनी थी और सेलिंग प्राइस 19,800 का है। तो इसका मतलब तुम्हारे को बेसिकली इस केस में मार्जिनल प्रॉफिट हो गया 133 का। 19,800 नेट सेलिंग प्राइस है और 19,667 कॉस्ट है, तो 133 का आपको प्रॉफिट हो गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें जी, 30/9/2019 के बाद कहानी चल रही थी कि 1/10/2019 को अगले दिन ही हमने क्या करा, 200 डिवेंचर बेच दिए बाई बैंक, और जो 200 डिवेंचर हमने बेचे तो 200 इंटू 100, इसका मतलब 20,000 की नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर हमारे यहाँ से बाहर चले जाएंगे। अब इन पे कोई इंटरेस्ट बना ही नहीं था, क्योंकि हमने अगले दिन ही बेच दिए ना, तो इसलिए इंटरेस्ट के कॉलम में नील आ गया। अब इनको हमने बेचा है नेट 19,800 में, और हमें कुछ प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट हो गया वो मैं ऑपोजिट साइड में लिखूंगा और 1/10/2019 को लिखूंगा। 1/10/2019 को मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये मैं अमाउंट के कॉलम में लिखूंगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे 19,800 का जो सेलिंग प्राइस है इसको कॉस्ट पे लाने के लिए 133 से कम करना पड़ता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगली ट्रांजेक्शन जी क्वेश्चन में आपको लिखी है कि 1/1/2020 को तुमने परचेज करे 50 डिवेंचर 98 कम इंटरेस्ट 1/1/2020। तो 1/1/2020 को अब तुमने डिवेंचर्स खरीदे हैं, तो 1/1/2020 के दिन आप आ जाओ। 1/1/2020 हर कदम पे वर्किंग तो करनी पड़ेगी, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे को मालूम है कि बच्चे सोच रहे हैं कि इतना लंबा नहीं है, एक बार जब आपको करने का आर्ट आ जाएगा तो आप अपने आप ही क्रिस्प टाइम में कर देंगे। 1/1/2020, अब 1/1/2020 को आपने फिर से डिवेंचर परचेज करें, इजंट इट और नॉट? डिवेंचर आपने परचेज करे,
कितने डिवेंचर आपने परचेज करें हैं? तो सबसे पहले तो आप परचेज प्राइस 50 डिवेंचर आपने परचेज करें, तो 50 डिवेंचर्स, और आपने जो परचेज करें एट द रेट ऑफ 98 के हिसाब से करें, तो डेट इज इक्वल टू 4900 मेरे ख्याल से, और 4900 में ब्रोकरेज आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस ब्रोकरेज 1% था, 1% 49 आ जाएगा, तो 4949 आपकी सेलिंग प्राइस, सॉरी परचेज प्राइस आ गई 4949। अब ये जो परचेज प्राइस आ गई, याद रखें कि अब की बार कम इंटरेस्ट का केस है, यानी कि ये जो प्राइस आप पे कर रहे हैं इसके अंदर इंटरेस्ट का एलिमेंट भी है। तो इंटरेस्ट का एलिमेंट कितना है और कॉस्ट का एलिमेंट कितना है, तो आप पहले इंटरेस्ट का एलिमेंट देख लो, आपको पता लग जाएगा कि डिवेंचर के लिए आपने कितना अमाउंट पे करा है। तो 4949 टोटल पैसा आपका बाहर जा रहा है। तो आप जिससे ये खरीद रहे हैं उसको बोल रहे हैं भाई हम आपको टोटल 4949 की पेमेंट देंगे, और इसके अंदर आप इंटरेस्ट की पेमेंट इंक्लूड मान करके चलो। अब इंटरेस्ट की पेमेंट देखने के लिए वही लॉजिक अपनाया जाएगा, लास्ट इंटरेस्ट की डेट, तो लास्ट इंटरेस्ट प्लस करंट डेट। पहले तो करंट डेट आप लिख लो, और करंट डेट जो थी वो 1/1/2020 की है, 1/1/2020। तो इसका मतलब लास्ट इंटरेस्ट की डेट जो हमने देखी थी वो 30 सितंबर 2019 थी। तो 30 सितंबर 2019 से लेकर के यहाँ तक कितना टाइम पीरियड बीत गया, ये आ गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 3 महीने का टाइम पीरियड। तो 3 महीने का इंटरेस्ट मैं कंप्यूट करूँगा। मैंने 500 डिवेंचर खरीदे हैं, 100 रुपये नॉमिनल वैल्यू है, 50,000 इंटू 8% और इंटू 3/12। ऐसा कर करके मुझे पता लग गया कि मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है। अब टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है ये आप मुझे बता दो जरा, कितना इंटरेस्ट बन रहा है? कोई कैलकुलेट करा है किसी ने? नहीं तो मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। 100, तो बताया गया 100 इंटरेस्ट है। मान लेते हैं कि जो बताया गया अमाउंट वो ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि 4949 के अंदर 100 जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट है, तो 4849 इसका मतलब हमने डिवेंचर के लिए पेमेंट करा है। ये कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट इसके अंदर ही इंक्लूड है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो और आना चाहिए। अब आपकी ये बिल्कुल, इसमें मेरा कहने का मतलब एफिशिएंसी बढ़ जानी चाहिए कि ट्रांजैक्शन को कैसे ब्रेक करना है कॉस्ट के पार्ट में और इंटरेस्ट के पार्ट में, और इसके लिए आपको एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का मीनिंग बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। एनीवे, ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जब मैंने इसको बेचा है, जब मैंने ख़रीदा है, तो जाहिर है पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है हमारी 1/1/2020, कौन सी डेट को थी ट्रांजैक्शन? 1/1/2020। तो 1/1/2020 को ट्रांजैक्शन हुई है, तो 1/1/2020, और मैं यहाँ पर लिखूंगा टू बैंक। मैंने टू बैंक लिखा, 50 डिवेंचर्स हमने खरीदे हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो 5000 नॉमिनल वैल्यू है। और इनको ख़रीदने के लिए जो मैं बता रहा था, पहले तो इंटरेस्ट की पेमेंट हमारी 100 रुपीज़ आई थी, और 4849 ये अमाउंट हमने इसका मतलब पे करा है डिवेंचर्स के लिए। ये जो हमने कैलकुलेशंस यहाँ पर करी थी कि 4849 रुपीज़ जो है टोटल पेमेंट है, उसके अंदर इंटरेस्ट का एलिमेंट 100 रुपये है, ये 50 है, यहाँ पर ठीक कर लेना। तो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट का एलिमेंट है, और 4849 जो है वो हमने कॉस्ट के लिए पे करा है। इज़ इट क्लियर टू यू और नॉट? हाँ जी। अब इसके बाद जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन है, पहले तो ट्रांजैक्शन देखेगी, अगली ट्रांजैक्शन क्वेश्चन की शीट एक मेरे को चाहिए होती है जब ट्रांजैक्शन देखनी होती है। तो अगली ट्रांजैक्शन आप मुझे बताओ कब है? 1 फरवरी 2020 को। और 1 फरवरी 2020 को वो कहता है कि हमने डिवेंचर्स बेचे हैं 1/2/2020 को। पहले तो आपने डिवेंचर बेचे हैं
तो कुछ सेल अमाउंट आपको मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपने 200 डिवेंचर बेचे हैं तो 200 डिवेंचर 100 रुपये वाले बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब 20,000 रुपये यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 20,000 रुपये के नॉमिनल वैल्यू वाले डिवेंचर बाहर चले जाएंगे। अब आप इन दोनों कॉलम में क्या लिखेंगे, इसके लिए आपको फिर से कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। पॉइंट ये आ जाता है। तो कैलकुलेशंस करने के लिए आपको एक बार फिर से अपनी वर्किंग का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने कहा वर्किंग, इसमें प्रॉब्लम क्या है, बस एक्चुअली इतना लंबा क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता, नंबर 1। नंबर 2, पहले तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर्पस ज़्यादा ट्रांजेक्शन देने का यही होता है कि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ज़्यादा बच्चों को हो जाए। अब इसको करने के बाद 1/2/2020 को हमने सेल करी है, तो मैंने यहाँ पर सेल लिख दिया। पहले तो मैंने जब सेल लिखा, कितने डिवेंचर बेचे मैंने, 200 डिवेंचर बेचे हैं और 99 के हिसाब से बेचे हैं। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट मुझे कितना मिलेगा, 19,800। मेरे बिना पूछे बच्चों ने बता दिया। और ब्रोकरेज तो हमने माइनस करना ही करना है, क्योंकि जब भी हम खरीदते और बेचते हैं ब्रोकरेज 1% लगता है। तो 1% सेलिंग के टाइम पर जो ब्रोकरेज है वो मेरी सेलिंग प्राइस को कम करेगा। 198 का अमाउंट मैं यहाँ पर लिखूंगा। 198 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ जाएगा 19602, ये अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब ये नेट सेलिंग प्राइस है। अब पॉइंट ये है कि जो नेट सेलिंग प्राइस है, नेट सेलिंग प्राइस तो इतना है। अब मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करी, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की जब कैलकुलेशन मैं करूंगा तो लास्ट इंटरेस्ट की डेट 30/9/2019 की रही होगी और करंट डेट जो है 1/2/2020 की है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं टाइम पीरियड देखूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि 4 मंथ्स का पीरियड बीत चुका है। इज इट क्लियर टू यू? 200 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपये नॉमिनल वैल्यू, तो 20,000 रुपये के डिवेंचर, 8% आपका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 4 महीने का आपने इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। 4/12, 533। एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अब की बार आपको ये जो अमाउंट मिल रहा है 19,602, ये पूरा का पूरा अमाउंट आपको डिवेंचर के लिए मिल रहा है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि जो आपसे खरीद रहा है वो आपको 19,602 जो दे रहा है पूरा डिवेंचर के लिए दे रहा है, और उसके अलावा 533 वो आपको इंटरेस्ट भी पे करेगा। ये एक्स इंटरेस्ट का मतलब है। इसका मतलब है इंटरेस्ट जो है वो टोटल अमाउंट में इंक्लूड नहीं है। तो इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही 533, और इंटरेस्ट के अलावा डिवेंचर्स के लिए आपको मिल रहे हैं 19,602। अब एक और प्रॉब्लम है, जब हम बेचते हैं तो हमें लॉस या प्रॉफिट भी कंप्यूट करना पड़ता है। अब लॉस या प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए आपको इन डिवेंचर की कॉस्ट कंप्यूट करनी पड़ेगी, और कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ 200 डिवेंचर सोल्ड, कॉस्ट ऑफ 200 डिवेंचर सोल्ड, ये जो 200 डिवेंचर हमने बेचे इनकी कॉस्ट क्या रही होगी, क्योंकि हमने फीफो मेथड से करना है। देखो शुरुआत में मेरे पास 1,200 डिवेंचर थे और उनकी कॉस्ट 1,18,000 की थी। हालांकि इस 1,200 में से हम 200 डिवेंचर बेच चुके, तो इसका मतलब ये वाले जो 200 डिवेंचर हमने बेचे होंगे वो भी इसी लॉट में से बेचे होंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ही ये है कि जो डिवेंचर पहले आए थे पहले उसमें से बेचा जाएगा। तो पिछली ट्रांजैक्शन की तरह इसमें भी आप इसी तरीके से देखेंगे कि 200 डिवेंचर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 200 इंटू 1,18,000 डिवाइडेड बाई 1,200। तो जनरली इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज के केस में आपको कॉस्ट फाइंड करने के लिए, नहीं तो जैसे हम शेयर्स के केस में फाइंड कर रहे थे, शेयर्स के केस में हम जिस तरीके से फाइंड कर रहे थे उसको हम एवरेज कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। जनरली इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज में आपको कहा जाता है कि आप फीफो मेथड यूज करो, तो फीफो मेथड से आपको करना पड़ेगा, और जो कि ज़्यादा आसान है। 19,667
अब इस केस में 19,602 रुपीज़ आपको मिले नेट और 19,667 उसकी कॉस्ट है, तो आपको इसमें मार्जिनली लॉस हो गया और लॉस आपको 65 रुपीज़ का हो गया लॉस। इज इट क्लियर टू यू? कितने का लॉस हो गया? 665 का लॉस। तो 19,602 तो मैंने लिख ही दिया है, बिकॉज अब की बार लॉस हो गया तो मुझे लॉस इसी तरफ लिखना पड़ेगा। तो लॉस में इस तरफ लिखूंगा, डेट इज इक्वल टू 65, ताकि ये वैल्यू जो मैंने 19,602 लिखी है ये प्रॉपर कॉस्ट पर आ जाए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब ये काम करने के बाद इस क्वेश्चन में एक ट्रांजेक्शन उसने और दी है कि परचेस्ड 1/1/2020 को, अच्छा ये तो हो गई। अब उसके बाद उसने लिखा है ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च, यहाँ पर भी हो गया, बाकी सब कुछ तो हो ही गया है और इसमें अब कुछ बचा नहीं है। तो जो कुछ बचा नहीं है तो मुझे बस अब एक काम करना है कि इसको बैलेंस करना है। अब जब मैं बैलेंस करूँगा तो बैलेंस करते वक्त भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें बैलेंस करते वक्त एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक पैड में ना इतना लंबा क्वेश्चन फुल फ्लेड सॉल्व कराना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और मैंने कोशिश तो अपनी तरफ से यही करी है, क्योंकि सिर्फ रीड कराने से काम नहीं बनता है, पॉइंट ये है। तो अब देखें जी, ये तो हमारा नॉमिनल वैल्यू का कॉलम है। तो नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में अब मैं जब बैलेंस करूंगा ईयर के एंड में, डेट इज 31/3/2020 को, तो मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस कैरी डाउन जो आ जाएगा आपके पास वो 95,000 का आ जाएगा, जो कि 95,000 को मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 950 डिवेंचर्स पड़े हुए हैं 100 रुपये वाले। और ऑफ कोर्स आप इनकी कॉस्ट की कॉलम को देखेंगे तो 93,414 आ जाएगा, 93,414। इज इट क्लियर टू यू? ये कॉस्ट है। वैसे इस क्वेश्चन में एक लाइन लास्ट में और लिखी है उसने, अगर आपने लास्ट लाइन को पढ़ोगे, वो कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ पी लिमिटेड ऑन 31/3/2020 इज 99। मार्केट वैल्यू, इसका क्या मतलब है? अगर मैं ये 950 डिवेंचर जो मेरे पास है इसको मैं 99 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 94,050 आ रहा है। लिखना मत, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 94,050 आ रहा है। वो कह रहा है कि जो 950 डिवेंचर्स हैं इनकी मार्केट वैल्यू इतनी है। आपको मालूम है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो करंट इन्वेस्टमेंट होती है, मार्केट वैल्यू या कॉस्ट दोनों में से जो छोटी फिगर होती है उसी पर लिखा जाता है। तो यही वजह है, इवन दो इसकी मार्केट वैल्यू 94,050 की है, हमने ये नहीं लिखनी है। करेक्ट, हम कॉस्ट पर ही लिखेंगे 93,444। ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई है तो अब आप इंटरेस्ट के कॉलम को भी अपना बैलेंस करेंगे। अब इंटरेस्ट के कॉलम को जब आप बैलेंस करेंगे तो इंटरेस्ट के कॉलम को बैलेंस करने से पहले एक चीज़ का आपको ख्याल करना पड़ेगा, और वो क्या ख्याल करना पड़ेगा ये मैं इसीलिए ग्रीन इंक से लिख रहा हूँ, 31/3/2020। ये दो डेट ऐसी हैं, 30 सितंबर और 31 मार्च। आपको मालूम है इन डेट को आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपके हाथ में जितने भी डिवेंचर्स होते हैं, आपके हाथ में जितने भी डिवेंचर्स होते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा और आप उसको लिखेंगे बाय बैंक। अब आपके पास कितने डिवेंचर हैं इस तारीख को, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके लिए वर्किंग करने की ज़रूरत तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट समझाने के लिए, अब मेरे को समझाए बगैर रहा नहीं जाता। तो 31/3 को जो इंटरेस्ट ड्यू की भी डेट है, 31/3/2020, ये इंटरेस्ट ड्यू डेट भी है। तो इंटरेस्ट ड्यू डेट को आपके पास कितने डिवेंचर हैं ये आपको देखना पड़ेगा। तो 31/3/2020 को हमने अभी देख ही लिया कि हमारे पास 950 डिवेंचर्स हैं इंटू 100 और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 6 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि लास्ट ड्यू डेट से लेके करंट ड्यू डेट के बीच में 6 महीने गुजर चुके हैं।
तो इसका मतलब 3,800 रुपये का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये 3,800 रुपये की पेमेंट आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, 3,800। तो इस तारीख को आपको 3,800 रुपये का इंटरेस्ट और मिलेगा, और फिर आप इंटरेस्ट को बैलेंस करेंगे तो इंटरेस्ट की जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस तरफ आ जाएगी 31/3/2020, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको P&L में आप लिखेंगे। करेक्ट। क्रेडिट साइड आपकी इंटरेस्ट की बड़ी है 5,200, 533, 3,800 और -300, तो अल्टीमेटली ये 9,233 बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था, और वैसे तो अब इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। इज इट क्लियर टू यू? जितने भी पॉइंट थे वो मैंने सारे आपको इससे बता दिए हैं रिलेटेड। और एक और क्वेश्चन है वैसे इससे रिलेटेड, इसको आप कर सकते हो, और एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए। Isn't it or not? तो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन ऑफ योर ओन, और मैंने फुल फ्लेज इसको सॉल्व करके रखा है। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है कि जितना इजी इसको बनाया जा सके, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 का पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। ये हमने इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज और व्हाट वी कॉल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का पार्ट करा है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव योर सजेशन। हालांकि आज मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, आपने नोट भी करा होगा। तो एनीवे, शैल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।